प्रदीप जी नमस्कार। क्या हो रहा है भाई? केरल में बड़ा हलचल है एकदम से। भारतीय जनता पार्टी कमर कस दी है, कम्युनिस्ट और कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन पर उतर गई है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री के साथ साथ जिन्ना का जो है पुतला दहन हो रहा है। चल क्या रहा है? ऐसा है कि केवल केरल में थोड़े हो रहा है, अब तो राहुल गांधी पर भी जो है एफआईआर होने जा रहा है। पता है आपको 15 अगस्त को जो कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में जिस प्रकार से वंदे मातरम के गायन के दौरान जिस प्रकार से व्यवधान उत्पन्न किया गया, तो अब जो नया बिल आया उसके आधार पर तो राहुल गांधी पर भी मुकदमा होने जा रहा है। यानी आप राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों के अपमान और इन दोनों के गायन के दौरान अगर कोई भी बाधा उत्पन्न करते हैं तो फिर आपको सजा मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, और इसी आधार पर केरल में तो क्या हुआ, केरल में 15 अगस्त को केरल के इतिहास में पहली बार हुआ जब वंदे मातरम का गायन नहीं हुआ। और इसी कारण से वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है केरल में अब वंदे मातरम का गायन नहीं होने के कारण वंदे मातरम का अपमान बताते हुए वहां भारतीय जनता पार्टी केरल में जो है हंगामा मचा रही है। वहां पर मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीसन का भी पुतला दहन हो रहा है। इतना ही नहीं, वहां पर जो कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री थे पिनराई विजयन, उनका भी जो है पुतला जलाया जा रहा है। बीजेपी के लोगों ने केरल में अभी लगातार आप देखे होंगे अभी कि ये जो सीजेपी का आंदोलन चल रहा था दिल्ली में जिस दौरान, उस दौरान केरल में भी भारतीय जनता पार्टी सड़क पर थी। ऐसा है कि देश की बदलती हुई राजनीति का असर साफ केरल में भी दिख रहा है, जहां कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक साथ आ गई है और भारतीय जनता पार्टी अकेले वहां विपक्ष की भूमिका में दिख रही है। ये तो सीधा सीधा एक तरह से कानून का उल्लंघन है, और कानून का उल्लंघन जो करेगा उसको तो सजा मिलनी चाहिए। नहीं, सजा तो मिलना चाहिए, लेकिन मामला ये राजनीतिक बन गया है ना। यहाँ भारत में एक बात तो आप देखेंगे, दुर्भाग्य से जो भी कारण हो, लेकिन हर मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, वोट बैंक से जोड़ा जाता है। तो दरअसल वहाँ वंदे मातरम का जो विरोध हुआ, जो 15 अगस्त को वंदे मातरम का गायन नहीं हुआ केरल में, ठीक है, जो राजकीय कार्यक्रम था उसके दौरान, उसके पीछे एकमात्र मकसद है, चूंकि केरल में कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है, वीडी सतीसन जो मुख्यमंत्री है, वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के समर्थन से चल रही है। तो मुस्लिम लीग के विधायक लगातार, अभी आप देखिए ना, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं इमरान मसूद, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। इमरान मसूद ने क्या कहा? इमरान मसूद ने कहा कि हम किसी अल्लाह के अलावे किसी और के सामने सजदा नहीं कर सकते, यानी भारत माता के लिए हम सजदा नहीं कर सकते, यानी भारत माता के बारे में हम जो है वंदे मातरम नहीं गा सकते। अब उसी में हुआ क्या कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में जब झंडोत्तोलन हुआ 15 अगस्त के दिन, तो वहां मल्लिकार्जुन खड़गे थे, सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी थी, और इन सब के मौजूदगी में सोनिया गांधी ने जिस प्रकार से वंदे मातरम के गायन को 2 स्टैंजा के बाद रुकवाया, उससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी जब इसका आलोचना कर रही है दिल्ली में, और केरल में मोहम्मद अली जिन्ना और वीडी सतीसन का पुतला जला रही है, तो उसके पीछे एकमात्र मकसद है वोट बैंक की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी को अब लगता है कि केरल में कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी अब एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। दोनों को चाहिए मुस्लिम वोट, दोनों को चाहिए क्रिश्चियन वोट। और एफसीआरए का मामला एक ऐसा मामला है दोस्तों, जो केरल की राजनीति को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है। आपको पता है केरल में 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाई 18.5% है और मुसलमान 24.5% है। ठीक है, 26.5%, सॉरी, मुसलमान 26.5% और ईसाई 18.5% लगभग। ठीक है, तो ये जो 24.5 और 18.5, ठीक है, ये जो वोट है 54% हिंदू है लगभग। तो ये जो वोट है, उस वोट को साधने के लिए ही वंदे मातरम वहां नहीं गाया गया, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां विरोध कर रही है। एकमात्र कारण है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। इसका मतलब जो है वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को गायन को लेकर के जो कानून बना है, ये मुद्दा और गरमाता हुआ नजर आ रहा है। कोई हिंदू वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहा है, कोई मुस्लिम वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहा है। तो वंदे मातरम जो है एक तरह से राष्ट्रीय गीत जो है फिर विवाद का रूप लेता जा रहा है। नहीं, विवाद तो बना ही हुआ है, आज से थोड़े बना हुआ है, ये तो आजादी से पहले से बना हुआ है। प्रदीप जी, जब कानून बन गया तो कानून का तो सबको पालन करना चाहिए, इस पर तो अब विवाद समाप्त हो जाना चाहिए था। कानून बन गया, लेकिन इस कानून पर जब संसद में बहस होना चाहिए था, तब विपक्ष भी बहस करने को तैयार नहीं थी। ये दिक्कत था ना, इस पर बहस संसद क्यों होता है?
संसद तो इसलिए होता है ना जहां पर चला कहाँ, नहीं चला, तो सरकार जो है पहले ही से इसको लिस्ट कर चुकी थी, और जब लिस्ट कर चुकी थी तो बगैर बहस के इसको पारित कर दिया गया लोकसभा में इस बार मानसून सत्र में, ठीक है। और अब इसको चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास है। देखिए, ये वंदे मातरम का मुद्दा हो, FCRA का मुद्दा हो, ये सब मुद्दा 2029 के लोकसभा चुनाव तक जिंदा रहेगा। अभी से पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, 100% है ना, 100% है। ये सब के सब जो मुद्दा है वो 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रही है विपक्ष भी और भारतीय जनता पार्टी भी। नहीं तो ये दुर्भाग्य है देश का कि मुद्दा जो विकास का या बाकी मुद्दा गौन हो जाती है और सामने कोई दूसरा मुद्दा आ जाता है। अब 29 के लोकसभा चुनाव का तैयारी अगर अभी से चलेगा तो देश कहाँ जाएगा? नहीं, स्वाभाविक है। तो भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर प्रधानमंत्री ने अगर कई बार कहा है, अब नरेंद्र मोदी क्यों अब तक उसमें सफल नहीं हुए हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। क्यों वन नेशन वन इलेक्शन की बात अब तक नहीं हो रही है? उस बात को आगे बढ़ना चाहिए था। देखिए, आपको याद होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था कि 4 साल मैं काम करूंगा, 1 साल राजनीति करूंगा। लेकिन दुर्भाग्य से हर 6 महीना पर देश में कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव होता है। आप देखिए, अभी जो मार्च अप्रैल में जो है देश के 5 राज्य में चुनाव हुआ ना, और उससे 6 महीना पहले बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था। 27 में भी 5-6 राज्य में चुनाव, अब 27 में भी 7 राज्य में चुनाव है। फरवरी मार्च में 5 राज्य का चुनाव है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में। फिर 27 के अंतिम में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। तो अब सब चुनाव ही लड़ना है, तो विकास। और भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव को युद्ध के रूप में लड़ती है। नहीं, सब लड़ता है ना। अब देखिए, अब किसी का दांव सफल होता है, किसी का दांव फेल करता है। लेकिन जितने भी राजनीतिक दल हैं भारत में, ये सब के सब केवल चुनावी राजनीति में देश के भविष्य पर विचार कम होता है। चुनाव राजनीति दोस्तों, ये वो बताइए। अच्छा प्रदीप जी, ये बताइए, जिस तरह से देश में मसला चल रहा है, लगातार विवाद पर विवाद बढ़ता जा रहा है, तो नरेंद्र मोदी, ये प्रधानमंत्री जी जो बार बार कह रहे हैं कि 2047 में देश जो है विश्व गुरु बनेगा, विकसित राष्ट्र बनेगा, आपको लगता है कि होने जा रहा है? देखिए, विश्व गुरु और विकसित राष्ट्र दोनों अलग अलग चीजें हैं। और विकसित राष्ट्र का मतलब क्या होता है और विश्व गुरु का मतलब क्या होता है? विश्व गुरु का मतलब क्या होता है? विश्व गुरु का मतलब होता है कि दुनिया को देने के लिए हमारे पास कुछ है या नहीं है। अगर तो प्रदीप जी देखिए, ये तो फिर नहीं, सुनिए तो, विश्व गुरु जो है जुमला साबित होगा। देने के लिए तो भारत को सब दिन विश्व को है, सब दिन विश्व को भारत देते रही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारत क्या दिया है दुनिया को? आज दुनिया के लोग कह रहे हैं कि हमने भारत को सब कुछ सिखाया। अंग्रेज तो यहां तक कह रहा था कि भारत में हम इसलिए आए हैं क्योंकि भारत के लोग असभ्य हैं, भारत के लोग असभ्य हैं, इनको सभ्य बनाने के लिए हम आए हैं। भारत के लोग कुत्ता को पूजते हैं, बिल्ली को पूजते हैं, ये बताने के लिए अंग्रेज था यहाँ। अंग्रेज ने ये कहा कि अगर भारत की भाषाएं पढ़ोगे, अगर हिंदी पढ़ोगे, सुनिए ना, बात सुनिए। नहीं, आप इस पर आप क्रॉस करेंगे। ये तो अंग्रेज इतिहासकार की बात आप बोल रहे हैं। जिस समय जो है अंग्रेज भारत में आए थे तो बेचारे व्यापार करने आए थे। वही बात तो है ना, ये सब लॉजिक है। तो नहीं, लेकिन अंग्रेज क्या कहकर आया? भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी से अंग्रेजी क्राउन ने भारत की व्यवस्था को अपने हाथों में लिया, तब क्या कहा अंग्रेजों ने? अंग्रेजों ने कहा कि भारत के लोग असभ्य हैं, पिछड़े हुए हैं, कंजर्वेटिव हैं, हम भारत को विकसित बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे हम भारत को। इसीलिए क्या करेंगे? तो अंग्रेजी पढ़ो, मतलब हिंदी मत पढ़ो, संस्कृत पढ़ना छोड़ दो, तमिल पढ़ना छोड़ दो, तेलुगु पढ़ना छोड़ दो, कन्नड़ पढ़ना छोड़ दो, बंगला पढ़ना छोड़ दो। तो अपने संस्कृति को थोपने का प्रयास किया। आज तो हम प्रशंसा करेंगे सबसे ज्यादा तमिलनाडु के लोगों का, दक्षिण भारत के लोगों का, जिन लोगों ने अपनी भाषाओं का सम्मान किया। ठीक है, जहां जहां आप देखिए स्थानीय भाषाएं खत्म हुई, कमजोर हुई, वो राज्य आज विकास के पैमाने पर भी पीछे है। ठीक है, तो जब तक हमारी भाषा संस्कृति जीवित नहीं रहेगी, और भारत की संस्कृति सबसे बड़ी क्या रही है? भारत की संस्कृति भारतीयता है। अगर आप बात करते हैं विश्वगुरु की, तो निश्चित जी आपको समझना पड़ेगा ना कि भारत के पास है क्या? भारत के पास योग है, भारत के पास आयुर्वेद है। तो योग और आयुर्वेद का विकास कौन करेगा? अंग्रेजों के पास तो एलोपैथ है, योग भारत के पास था, भारत के पास आयुर्वेद है। क्या भारत की सरकार ने आज तक आयुष से इलाज के लिए भारत की सरकार ने कितना प्रयास किया है? यह सवाल है। भारत देगा क्या? भारत के पास संस्कृत था,
ये संस्कृत को भारत ने खत्म कर दिया। देखिए प्रदीप, ये हमारा प्रश्न आपसे दूसरा है। हम लोग इन सारे मुद्दों पर ही उलझते रहेंगे और केवल जो है एक दूसरे की सरकार को गिराना और एक दूसरे के खिलाफ आंदोलन करना, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि 1947 में विश्व गुरु बनेंगे, वो कैसे होगा? अरे विश्व गुरु कहां से बनेंगे? विश्व गुरु तब ना बनेंगे आप विश्व गुरु बनने के लिए आपको जो भारत के पास चीजें हैं वो ज्ञान दुनिया को बताना पड़ेगा नहीं। और जब तक आप कहेंगे कि भारत के लोग सबसे नालायक हैं, तब तक दुनिया आपकी बात कैसे सुनेगी? तो केरल में तो अभी चुनाव हो गया है, तो केरल में ये मसला अभी अरे भाई, केरल में चुनाव हो गया है, लेकिन केरल की हवा कर्नाटक में जाएगी। अच्छा। केरल की हवा उत्तर प्रदेश पहुंचेगी, केरल की हवा उत्तराखंड पहुंचेगी, केरल की हवा पहुंचेगी मणिपुर से केरल का क्या संबंध है? मणिपुर में जो ईसाई कुकी हैं वहां, और केरल में भी ईसाइयों की संख्या बड़ी है, ठीक है। तो अब ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर जब एफसीआरए कानून के तहत ताला लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि अब आप एफसीआरए में के तहत जब विदेशों से पैसा लेंगे आप, तो उस पैसे का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए नहीं किया जाएगा। और याद रखिए दोस्तों, मैं आपको भी बता रहा हूं, केरल वह राज्य है जहां सबसे पहले हिंदुओं का धर्मांतरण शुरुआत हुआ। सिर्फ 52 ईस्वी में, 1952 नहीं, 52 ईस्वी में सबसे पहले सेंट थॉमस नाम का ईसाई पादरी भारत आया था और पहली बार भारत में धर्मांतरण की शुरुआत हुई थी। और सबसे पहला धर्मांतरण किसका हुआ था मालूम है आपको? पता है? उसी का संबंध है वंदे मातरम से। मैं बता रहा हूं आपको, पहला धर्मांतरण किसका हुआ? किसका धर्मांतरण कराया सेंट थॉमस ने? नंबूदरी ब्राह्मणों का। सबसे पहला, लोग जो कहते हैं ना भारत में झूठ की खेती होती है, राजनीति झूठ के नाम पर होती है, ठीक है। भारत में लगातार ये दावा किया जाता है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अंदर विकृति के कारण दलित पिछड़े लोगों ने अपना धर्म बदल लिया, ठीक है। मैं बता रहा हूं, पहला धर्मांतरण केरल में नंबूदरी ब्राह्मणों ने ईसाई बनकर किया था, ठीक है। उसके बाद चलिए, ये 52 ईस्वी की बात मैं बता रहा हूं। ईसा शताब्दी शुरू हुआ तो 52 ईस्वी, यानी ईसाइयत की स्थापना होती है 0000 में, और मात्र 52 साल के बाद वो भारत पहुंच जाते हैं धर्मांतरण कराने के लिए। और पहला धर्मांतरण किसका हुआ? नंबूदरी ब्राह्मणों का। उसके बाद इस्लाम की स्थापना होती है 6वीं शताब्दी में। उसके बाद जब अरब व्यापारी भारत आते हैं तो उसी केरल के तट पर आते हैं पहले, और केरल में सबसे पहला धर्मांतरण किसका होता है? चेरामन पेरुमल, जो कि वहां का राजा था, उसका धर्मांतरण होता है। कौन था वो? क्षत्रिय था। माने ईसाइयत में पहला धर्मांतरण किसका हुआ? ब्राह्मण का। इस्लाम में धर्मांतरण किसका हुआ? पहला क्षत्रियों का। अब अरब व्यापारी आते थे, एक जानकारी के लिए बता देता हूं दर्शकों को, अरब व्यापारी जब आए थे ना, तो अरब व्यापारियों को यहां पर इस्लाम में मुताह निकाह होता है, मालूम है ना, ठीक है। मतलब जिसे हम कहते हैं टूरिस्ट मैरिज कह लीजिए उसको, नहीं कि अगर हम 10 दिन के लिए हैदराबाद आए सऊदी अरब से, तो 10 दिन के लिए ही शादी कर लो और जाते समय तलाक दे दो। तो उससे जो बच्चा पैदा हुआ, इतिहास में दोस्तों चुनौती देता हूं, आप लोग चेक कर लीजिए। हर दर्शक को मैं चुनौती देता हूं दोस्तों कि आप चेक कीजिए कि ये सच है या नहीं है, ठीक है। और उससे जो बच्चा पैदा हुआ, उन बच्चों को नाम क्या मिला है मालूम है? केरल में मोपला मुसलमान। मोपला का दंगा भारतीय इतिहास का, हाँ, अब जो चर्चित घटना, नहीं वो था दंगा, नाम दे दिया अंग्रेज क्या कि मोपला विद्रोह था। आपको आश्चर्य लगेगा निश्चित जी, आज जब वंदे मातरम की चर्चा हम कर रहे हैं तो यही वंदे मातरम है जो कांग्रेस के अधिवेशन में गाया जाता था और कोई विरोध नहीं होता था। लेकिन विरोध कब होना शुरू हुआ? विरोध होना शुरू हुआ तब जब मुस्लिम लीग का बना, और मुस्लिम लीग ने आपत्ति व्यक्त की, तो कांग्रेस को भी लगा कि यार मुसलमान को तो केवल मोहम्मद अली जिन्ना ले जाएगा अपने साथ, तो मुसलमान का वोट कांग्रेस के साथ भी आना चाहिए, तो चलो मान लो ये मांग। वैसे ही माना गया निश्चित जी, जैसे खिलाफत आंदोलन 1927 की शायद घटना, तुर्की में खिलाफत आंदोलन, खिलाफत का विरोध हुआ, आंदोलन हुआ, वहां पर मोहम्मद कमाल पाशा को अंग्रेजों ने हटा दिया। अब उसके खिलाफ भारत में जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें मोपला में वहां के हिंदुओं की हत्या हुई, नरसंहार हुआ, महिलाओं का बलात्कार हुआ, आपको आश्चर्य लगेगा, उस आंदोलन का समर्थन कांग्रेस पार्टी ने किया 1921 ईस्वी में।
और जब बार बार कई लोग पूछते हैं ना, मैं तो किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, मैं तो जब जरूरत पड़ती है कांग्रेस की प्रशंसा करता हूं, बराबर दावा करता हूं कि देश में 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल की आवश्यकता है, कांग्रेस का रहना देश के लिए आवश्यक है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। लेकिन यह सच्चाई है, यह सच्चाई से आप इनकार नहीं कर सकते कि आरएसएस की स्थापना डॉक्टर हेगड़ेवार ने किया था, तब जब महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। डॉक्टर हेगड़ेवार पहले अनुशीलन समिति से अपना स्वतंत्रता संग्राम में अपना आंदोलन शुरुआत किए थे वो, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में रहे डॉक्टर हेगड़ेवार। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया कि कांग्रेस पार्टी खिलाफत आंदोलन का समर्थन करेगी, ठीक है, तब हेगड़ेवार को लगा कि यार बार बार यदि भारत में कांग्रेस अगर झुकती रहेगी, अगर माने दंगा माने विवाद कहां है, तुर्की में, और तुर्की के विवाद से केरल के हिंदुओं का क्या संबंध है? मोपला में केरल जो मोपला मुस्लिम थे वो वहां के हिंदुओं की क्यों हत्या कर रहे हैं, वहां उनकी महिलाओं का के साथ दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है? तो ये बात जब समझ में आया तो लगा कि यार ये तो बहुत बड़ी बात हो रही है। तब आरएसएस की स्थापना का विचार आया था। तो ये केरल धरती है, बता रहे हैं आज आपको, इसीलिए केरल वह राज्य है जहां पहली बार भारतीय जनता पार्टी को 3 विधायक मिला है। नहीं, केरल में संघ का काम तो बड़ा मजबूत है, लेकिन सरकार कभी नहीं बना पाया। कारण है उसका ना, कारण है कि वहां 45% मुसलमान और ईसाई हैं, ठीक है, और जो बच गए 54% हिंदू, वो 54% हिंदू जाति में बटा हुआ है, समझिए आप, ठीक है। उसमें नायर जाति है, ठीक है, जो वहां का फॉरवर्ड जाति माना जाता है, उसके बाद ओबीसी है, ठीक है। तो अब इसी कहा जाता है ना कि ये लोग तो बटे हुए हैं जाति के आधार पर, और वहां 18.5 और 26.5 एक साथ है। तो उसी 45% वोट को साधने के लिए वहां पर जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट मिले हुए हैं और वंदे मातरम का विरोध हो रहा है। तो जो मुख्य विपक्षी दल है कम्युनिस्ट पार्टी, उसका मौन समर्थन है। अगर आज कम्युनिस्ट पार्टी पिनराई विजयन वहां पर कांग्रेस पार्टी के इस फैसले का विरोध करेगी कि 15 अगस्त को वंदे मातरम क्यों नहीं गाया गया, तो जो सीपीएम को जो वहां मुसलमान वोट देता है, मुसलमान वोट देना बंद कर देगा। तो इसकी लड़ाई है, असली लड़ाई वोट बैंक की है, ठीक है। तो ये है मामला। चलिए, बहुत लंबा हो गया निशित जी, आज फिर नहीं, केरल का घटनाक्रम जो है झकझोर देने वाला है, और इस पर देश के सभी जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको चिंता करने की आवश्यकता है। हम लोगों ने सार्थक संवाद किया, शायद दर्शक इससे लाभान्वित होंगे। नमस्कार।